हाय फ्रेंड्स, आई एम आकाश। टुडे आई विल टीच यू इथिकल हैकिंग इन हिंदी। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ इथिकल हैकिंग इन हिंदी। ये कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, आप कंटिन्यू इसको लर्न कीजिए। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि व्हाट इज़ द हैकिंग। हैकिंग होता क्या है? तो हैकिंग क्या होता है? हैकिंग वर्ड कहाँ से आया है? मान लीजिए आपको किसी टारगेट सिस्टम को एक्सेस करना है और उस टारगेट सिस्टम को एक्सेस करने के लिए आप कुछ मेथड्स टेक्निक्स को यूज़ करते हो। तो जो हैकिंग वर्ड आया है टेक्निक से। अब मान लीजिए आपको टारगेट सिस्टम एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे? डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से तो एक्सेस नहीं कर सकते। उसे एक्सेस करने के लिए आपको वहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप टीमवीयर यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट रिमोट डेस्कटॉप हो गया। उस सिस्टम पे जो फाइल प्रिंटिंग ऑप्शन को ऑन करके उस कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर सकते हो विथ नेटवर्किंग। उसके अलावा अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते तो उसके अलावा आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ऐसी कोडिंग डिज़ाइन करके एक ऐसा ट्रोजन या पेलोड क्रिएट करना पड़ेगा जिसको टारगेट पे इंस्टॉल करने के बाद आप उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। तो इस जो हमने टेक्निक्स या मेथड्स यूज़ किए, इस टेक्निक वर्ड को नाम दिया गया है हैकिंग। किसी भी टारगेट सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते तभी हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। ओके, तो उसे उसे बोलते हैं हैकिंग। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द हैकिंग? Is called hacking? No, not really. In computer networking, hacking is any technical effort to manipulate behavior of network connections and connected systems. Hacking is historically referred to constructive, clever, technical work that was not necessarily related to computer systems. So when did hacking originate? MIT engineers in 1960s carried out some harmless technical experiments and fun learning activities. These were so-called hacks. Before the internet, several hackers in US experimented with methods to modify telephones for making free long-distance calls over the phone network illegally. As computer networking and internet exploded in popularity, data networks became the most common target of hackers. Malicious attacks on computer networks are officially known as cracking, while hacking truly applies only to activities having good intentions. However, most non-technical people fail to make this distinction. Hacking on computer networks is often done through scripts or other network programming. These programs generally manipulate data passing through a network connection in ways designed to obtain more information about how the target system works. Many such pre-packaged scripts are posted on the internet for anyone, typically entry-level hackers, to use. More advanced hackers may study and modify these scripts to develop new methods. A few high-skilled hackers work for commercial firms with the job to protect that company's software and data from outside hacking. Cracking techniques on networks include creating worms, initiating denial of service (DOS) attacks, or establishing unauthorized remote access connections to a device. तो हमने देखा कि हैकिंग होता क्या है। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि हैकिंग क्या होता है। जो हैकिंग होती है हमारी नेटवर्किंग। जिस पर्सन को नेटवर्किंग अच्छी आती है या उसको अच्छा सीखा हुआ है, तो वही पर्सन हैकिंग को बहुत जल्दी सीख सकता है, क्योंकि हैकिंग क्या होता है, पूरा का पूरा नेटवर्क बेस पे डिपेंड रहता है। हैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप फेसबुक अकाउंट करना, जीमेल अकाउंट को हैक कर लेते हो तो वही हैकिंग होती है। हैकिंग के अलावा इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इन दो चीज़ों को सीख कर किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। ओके, जो हैकर्स होते हैं वो ओनली कंपनी के लिए वर्क करते हैं। और हैकर्स कौन कौन से, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया गया हाई स्किल्ड हैकर्स। जो हाई स्किल्ड हैकर्स होते हैं वो कंपनी के लिए वर्क करते हैं, कंपनी के डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द हैकर। जो आउटसाइड हैकर्स होते हैं कंपनी के डेटा को चोरी करने के लिए वहाँ पर नंबर ऑफ अटैक को परफॉर्म करते हैं। वहीं पर हाई स्किल हैकर्स उन्हीं अटैक को वहाँ पर प्रिवेंट यानी कि रोकते हैं और कंपनी के डेटा को सुरक्षित रखते हैं। जो आउटसाइड अटैकर्स होते हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे वर्म वायरस होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने की ट्राई करते हैं। जो हाई स्किल्ड हैकर्स होते हैं ऑलरेडी वो अपने नेटवर्क को पहले से ही पेन टेस्ट कर चुके होते हैं, यानी कि उस नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके उसके कंपनी के खुद के नेटवर्क को हैक करके टेस्टिंग कर चुके होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो आउटसाइड हैकर्स होते हैं वो जो कंपनी होती है उसके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते, कि ऑलरेडी जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो सभी वहाँ से हटा दी जाती हैं। आया समझ में आप हैकिंग क्या होता है? नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिया है, इथिकल हैकिंग रेफर टू द एक्ट ऑफ लोकेटिंग वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय duplicating the intent and action of malicious hacker. Ethical hacking is also known as
पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इंट्रूजन टेस्टिंग और रेड टीमिंग। एथिकल हैकिंग वो हैकिंग होती है जो हम किसी की परमिशन के साथ करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो कंपनी आपको परमिशन देती है कि आप इस नेटवर्क के अंदर वल्नरेबिलिटी यानी लूप होल्स को फाइंड आउट करें और उसके बारे में रिपोर्ट दें। तो जो इथिकल हैकिंग होती है वो इथिकल हैकर के द्वारा यूज़ की जाती है। जो इथिकल हैकर्स होते हैं वो ओनली इथिकल हैकिंग ही करते हैं। मान लीजिए हमें किसी वेबसाइट को टेस्टिंग करना, उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम उस वेबसाइट के ओनर से रिटर्न परमिशन लेंगे। उसके बाद उस वेबसाइट पे टेस्टिंग करते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी, उसको लूप होल्स जो है वो निकाल के देते हैं। तो इसे हम इथिकल हैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आल्सो कॉल्ड पेन टेस्टिंग, इज द प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग ए कंप्यूटर सिस्टम, network or web application to find vulnerabilities that an attacker could be exploit। पेनिट्रेशन टेस्टर अब क्या करता है, जैसे कि इथिकल हैकर एक नेटवर्क में लूप होल्स, वल्नरेबिलिटीज, इन सब चीज़ों को फाइंड करके एक रिपोर्ट बनाता है और उन लूप होल्स को दूर करता है। वहीं पर पेनिट्रेशन टेस्टर उन लूप होल्स को फाइंड आउट करके एक्सप्लॉइट यानी कि उनको हैक करता है, और हैक करने के बाद रिपोर्ट क्रिएट करता है। उसके बाद उस नेटवर्क में जिन लूप होल्स के कारण उन सिस्टम को हैक किया गया था उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, उनको मोर सिक्योर कर दिया जाता है, जिससे कि आउटसाइड जो हैकर्स होते हैं उस नेटवर्क को हैक नहीं कर पाते। तो उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास हुज द हैकर। हैकर कौन है? ए पर्सन हु एंजॉय मॉडिफाई हाउ सिस्टम फंक्शन। दिस इज समथिंग वेयर यू फोकस सिस्टम टू फंक्शन इन ए मैनर अदर दे डिजाइन इंटेंट। यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी सिस्टम को अपनी इच्छा अनुसार वर्क करा सके, उसे हम हैकर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक विंडोज 7 है, जो उसका स्टार्ट मेन्यू होता है, यानी स्टार्ट मेन्यू को बात नहीं करते, जो उसका सबसे पहले स्टार्ट बूट मेन्यू होता है। जैसे विंडोज स्टार्ट होता है वहाँ पर विंडोज को लोगो आता है, हम उसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद उसके नीचे लिखा था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, उसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद लॉगिन स्क्रीन में जो वॉलपेपर उसको चेंज कर दिया, वेलकम का मैसेज को अनदर कर दिया। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो कंप्यूटर के आइकन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हम चाहते हैं वही वहाँ पर सब रिप्लेस, यानी कि कम्प्लीटली कंप्यूटर को कस्टमाइज कर दिया, उसे हम हैकर करते हैं। ये छोटे लेवल पे हैकर्स होगा जो किसी भी कंप्यूटर को अपने इच्छा अनुसार मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं, हार्डवेयर डिस्क को रन करा सकते हैं, वो हैकर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास थी वो 1 पे वाले इंटेलिजेंट इंडिविजुअल स्किल विद एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल विद द एबिलिटी टू क्रिएट एंड एक्सप्लोर इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऐसा व्यक्ति जिसके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज होती है, वो किसी भी कंप्यूटर को इजीली एक्सेस कर सकता है। सेकंड, फॉर सम हैकर्स हैकिंग इज अ हॉबीज टू सी हाउ मैनी कंप्यूटर्स और नेटवर्क दे कैन कंप्रोमाइज। ये वो हैकर होते हैं सिर्फ उनकी जिनका हैकिंग करना हॉबीज होते हैं, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं एक नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। थर्ड, देयर इंटेंशन कैन आइदर टू बी टू गेन नॉलेज और पॉक अराउंड टू illegal things. Some do hacking with the malicious intent behind their escapes, like stealing business data, credit card information, social security numbers, email password and extra। ये वो हैकर्स होते हैं जिन ओनली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी करना चाहते हैं। अब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कौन सी? जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स के नंबर, डेबिट कार्ड्स, बिजनेस आईडी पासवर्ड्स, ईमेल अकाउंट पासवर्ड, ठीक है, जो भी इलीगल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है उन सब चीज़ों को हैक करना चाहते हैं। अब जो हमने नॉलेज ली है उन्हीं नॉलेज के बेस पर इनको हम कैटेगराइज करते हैं हैकर्स को। सबसे पहले तो हमारे पास ब्लैक हेड हैकर्स। अब ब्लैक हेड हैकर्स कौन से? इंडिविजुअल विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंप्यूटर स्किल रिसोर्टिंग टू malicious और डिस्ट्रक्टिव एक्टिव एंड आर आल्सो नोन एज ए क्रैकर। ये वो हैकर होते हैं, ये वो हैकर्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, काफ़ी कंप्यूटर का अच्छा स्किल होता है, बहुत सारी नॉलेज रखते हैं अनदर पर्सन से, और ये किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो अपने स्किल का इलीगल यूज़ करते हैं। ये किसी कंपनी की डेटा इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए यूज़ करते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड चोरी करने के लिए, बैंक अकाउंट्स को चोरी करने के लिए ये अपने स्किल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाइट हैट हैट्स। जो वाइट हैट्स हैकर्स होते हैं उन्हें हम इथिकल हैकर्स के नाम से भी जानते हैं। ये कहता है इंडिविजुअल प्रोफेशनिंग हैकर स्किल एंड यूजिंग दैम फॉर ए डिफेंसिव पर्पस एंड आर आल्सो नोन एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट, और इन्हें सिक्योरिटी एनालिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो कंपनी के लिए वर्क करते हैं, कंपनी की डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द हैकर। जो आउटसाइड हैकर्स होते हैं जो कंपनी में अटैक करते हैं या कंपनी के नेटवर्क को हैक करना चाहते हैं, तो वाइट हैट हैकर्स वहीं पर उन सभी लूपहोल्स को दूर कर अपने कंपनी के नेटवर्क और डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड है हमारे पास ग्रे हैट, इंडिविजुअल हु वर्क बोथ ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली एट ए वेरियस टाइम्स। ये वो हैकर्स होते हैं जिनके पास ब्लैक हैट हैकर्स का स्किल और वाइट हैट हैकर स्किल दोनों ही होते हैं।
अकॉर्डिंग टू टाइम ये अपने स्किल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सुसाइड हैकर्स, individuals who aim to bring down critical infrastructure for a cause and are not worried about the facing jail terms or any other kind of punishment। ये वो हैकर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट के लॉ या जो गवर्नमेंट के टर्म्स कंडीशन या पनिशमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होती है। ये जैसे मान लीजिए आज मैं आपको फेसबुक अकाउंट हैक करना सिखाता हूँ, नेक्स्ट डे आप इसको परफॉर्म कर देते हो किसी अनदर पर्सन पर, वो अनदर पर्सन साइबर क्राइम में आपकी रिपोर्ट कर देता है, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। किसी की भी संपत्ति उसकी इजाज़त के बिना एक्सेस करना इलीगल रहता है, तो उसके लिए उसे काफ़ी जेल में जाना पड़ सकता है, काफ़ी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो जो इस तरह के हैकर होते हैं उन्हें सुसाइड हैकर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज an unskilled hacker who compromise system by running script tool and software developed by real hacker। ये वो हैकर्स होते हैं जो एक हैकर्स द्वारा डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर और स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं और उनसे हैकिंग करते हैं रियल हैकर्स की तरह, तो वो हमारे स्क्रिप्ट किडीज हैकर होते हैं। नेक्स्ट है साइबर टेररिस्ट, individual with the wide range of skill motivated by the religious or political behalf to create fear by large scale distribution of computer network। ये वो हैकर्स होते हैं यानी कि साइबर टेररिस्ट होते हैं जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर जो डिफरेंट धर्म के लोगों को आपस में उनके बीच में फूट डालते हैं, उनको लड़ाते हैं, पॉलिटिकल वे में करते हैं, फूट डालते हैं। तो इस तरह की जो हैकिंग या मैसेज नेटवर्क में यानी कि डर पैदा करने के लिए रखे जाते हैं, उन्हें हम साइबर टेररिस्ट हैकर्स या टेररिस्ट बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, इंडिविजुअल एम्प्लॉय बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एंड गेन टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम अदर गवर्नमेंट्स। ये वो हैकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं किसी दूसरी गवर्नमेंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए, वो होते हैं हमारे पास स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। नेक्स्ट है हमारे पास हैक विजिट, इंडिविजुअल हु प्रमोट ए पॉलिटिकल एजेंडा बाय हैकिंग solely by defacing और द डिसेबलिंग द वेबसाइट। ये वो हैकर्स होते हैं जो किसी बदले की भावना से किसी चीज़ को हैक करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, वो कहता है कि मैं आपकी वेबसाइट को हैक कर दूंगा। तो जो ये वर्ड उसने बोले एक क्रोध में आकर बोले, और क्रोध में आकर जो हैकिंग की जाती है उसे हैक विजिट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म यूज इन हैकिंग। हैकिंग में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमी या सुरक्षा का अभाव। रेड टीम, जो हैकिंग एक टीम बनाकर की जाती है उसे हम रेड टीम बोलते हैं। टारगेट, जिस पर हम अटैक करने वाले हैं वो हमारा टारगेट या विक्टिम होता है। पैच लेवल, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिसमें पहले कुछ कमियां थी लेकिन बाद में उन कमियों को पूरा कर दिया जाए उसे पैच लेवल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक एंटीवायरस लॉन्च करता है बट उसमें कुछ लूप होल्स हैं, नेक्स्ट डे वो बोलता है कि अपडेटेड वर्जन आया है उसे डाउनलोड कीजिए, तो मीन्स दैट जो उसमें कमियां थी उनको पूरा कर दिया गया तो उसे पैच लेवल कहा जाएगा। हैक विक्टिम, जैसे मैंने आपको बताया जो हैकिंग बदले की भावना से की जाए उसे हैक विक्टिम कहा जाता है। डॉक्सिंग अटैक, डॉक्सिंग अटैक वो होता है जिससे हम किसी वेबसाइट के इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वेबसाइट का ओनर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वेबसाइट कब बनी थी, कब शट डाउन होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम डॉक्सिंग अटैक के थ्रू गैदर करते हैं। हैक वैल्यू, जिससे क्या होता है हैक वैल्यू यानी कि किसी चीज़ से वैल्यू बढ़ाई, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा फेसबुक अकाउंट हैकिंग 100%, व्हाट्सअप हैकिंग 100%, तो ये मीन्स दैट वो क्या करे अपने यूट्यूब चैनल की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की जो वैल्यू बढ़ाने के लिए हैक किया जाता है तो उसे हैक वैल्यू कहते हैं। हैक वैल्यू उसे भी कहा जाता है जो हैकिंग पैसे कमाने के लिए जाती है, यानी कि किसी ने कुछ अकाउंट्स हैक किए और उनको सेल कर दिया तो उसे भी हैक वैल्यू कहा जाएगा। नेक्स्ट है पेलोड। पेलोड, किसी भी सिस्टम को हैक या अटैक करने के लिए हम कुछ पेलोड जनरेट करते हैं उसे हम पेलोड कहते हैं। जीरो डे अटैक, जीरो डे अटैक वो होता है जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है लेकिन उस सॉफ्टवेयर डेवलपर से पहले किसी हैकर द्वारा उसमें कुछ लूप होल से कमियां निकाल ली जाती हैं, उसे हम जीरो डे अटैक कहते हैं। जब तक उस डेवलपर को उस कमी का पता लगता तब तक वो जो हैकर्स होता है उस कमी को किसी दूसरी कंपनी या पार्टी को बेच चुका होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेजी चेनिंग। डेजी चेनिंग वो अटैक होता है जिसमें हैकर्स की लोकेशन एवरी 30 सेकंड या 1 मिनट आफ्टर ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। जैसे आपने मूवीज़ में देखा, हॉलीवुड मूवी में शो किया जाता है जो हैकर्स है उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, कभी इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, जापान, ऐसे शो होता रहता है, उस तरह का अटैक होता है डेजी चेनिंग। नेक्स्ट है बॉट। बॉट एक रिमोट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम कहते हैं किसी भी टारगेट सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और उस कंप्यूटर पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, उसे हम बॉट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास फिशिंग। फिशिंग वो अटैक होता है जिससे हम किसी वेबसाइट को मिरर करके उसका लिंक सेंड करते हैं, जैसे कि जो विजिटर होता है उसको लगता है कि वही ओरिजिनल वेबसाइट है। जैसे वो वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर देता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास पहुँच जाती है।
फॉर्मिंग अटैक वो होता है जिसमें क्या होता है, किसी के पास जो लिंक सेंड किए जाते हैं वो उसको उस वेबसाइट पे ना ले जाकर किसी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो जो इस तरह की अटैक होगा वो फार्मिंग अटैक्स होता है। नेक्स्ट व्हाट इज द मेटास्प्लॉइट, व्हाई पीपल यूज द मेटास्प्लॉइट सॉफ्टवेयर। मेटास्प्लॉइट जो है वो एक प्रोजेक्ट है जो 2003 में लॉन्च किया था। मेटास्प्लॉइट एक नेटवर्क फ्रेमवर्क है जिससे हम नेटवर्क टेस्टिंग करने के लिए, नेटवर्क में जो वीकनेस है लूपहोल्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, एज वेल एज इसका यूज़ हम सिस्टम को हैक करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉटनेट। बॉटनेट क्या है? ए बॉटनेट इज अ ग्रुप ऑफ ए कंप्यूटर कंट्रोल विदाउट देयर ओनर्स नॉलेज एंड यूज्ड टू सेंड स्पैम और मेक ए डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। जो बॉटनेट होता है कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है जो बिना किसी ओनर यानी कि विदाउट किसी ओनर के वो रन करते हैं ऑटोमेटिकली, और इनके द्वारा क्या होता है ज़्यादातर डोज अटैक या स्पैम परफॉर्म किए जाते हैं। ओके अभी हम आगे पढ़ेंगे स्पैम क्या होता है, डोज अटैक क्या होता है, इनके द्वारा डोज अटैक परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रूट किट। रूट किट कहते हैं ए रूट किट इज अ सेट ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू गेन एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस टू सिस्टम। रूट किट के नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है जिससे हम कैसे कहते हैं किसी भी टारगेट सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, उस कंप्यूटर की फाइल डिलीट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं रूट किट के थ्रू। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्पैम। Unwanted and unallocated email and other electronic messages that we attempt to convince the receiver either to purchase a product or service or reduce that a prospect to default to receipt। यानी कि इसका क्या होता है स्पैम। आपने जैसे देखा होगा जीमेल में आपका एक बॉक्स बना होता है स्पैम नेम से, उसमें बहुत सारे मेल्स आते हैं। तो अनवांटेड मेल्स होते हैं, उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं होता, उनका कोई ऑनर्स नहीं होता, और जिस पे आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे लोन्स, जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो आपको कहीं और पे रीडायरेक्ट कर देता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। तो उन सब चीज़ों को हम स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है? एनोनिमस हैकर्स का वो ग्रुप है जो कि किसी को भी पता नहीं ये ग्रुप क्या करता है, ये कहाँ पर रहता है, इसकी किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके मेंबर्स कौन है इसके बारे में कोई नहीं जानते। आपने इसका काफ़ी बारे में इसके बारे में न्यूज भी सुनी होगी एनोनिमस के बारे में। एनोनिमस चाहता क्या है? एनोनिमस क्या चाहता है कि सभी कोई भी पर्सन इंटरनेट पर अपनी बात को फ्रीडमली रख सके, यानी सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो। एनोनिमस क्या करता है, जो गवर्नमेंट के इलीगल्स वर्क होते हैं या किसी कंपनी के इलीगल वर्क है उनको एक्सपोज करता है और दुनिया के सामने लेके आता है। और एनोनिमस ग्रुप इन्हीं चीज़ों से अपने एक्सपेंसेस को चलाता है। जैसे कि क्या करते हैं, इनकी कुछ वेबसाइट है जहाँ पर लोग इनको पैसे डोनेट करते हैं, जिससे अपना एक्सपेंसिव चलाते हैं। तो एक बार क्या होता है यूएसए ने इनकी जो पैसे एक्सेप्ट करने की वेबसाइट्स हैं उनको वहाँ से इनको डिनाई कर दिया, यानी कि उनको वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया था। तो एनोनिमस ने क्या किया, क्रोध में आकर यानी गुस्से में आकर यूएसए का सर्वर को हैक कर दिया, जिससे यूएसए को काफ़ी टाइम तक उस समस्या को फेस करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा इंटरनेट होता है 2 लेयर में बटा हुआ है। एक होता है हमारा सर्फ लेयर, नेक्स्ट होता है डार्क लेयर। सर्फ लेयर वो होता है जिसे हम इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, जैसे आप फेसबुक चलाते हो, गूगल चलाते हो, यूट्यूब रन करते हो, यानी कि नंबर ऑफ वेबसाइट रन करते हो जो आपको गूगल में मिल जाती है, वो हमारी सर्फ लेयर होता है। नेक्स्ट होता है हमारा डार्क लेयर। अब डार्क लेयर क्या होता है? डार्क लेयर हमारा वो हिस्सा होता है जिस पर सभी की सभी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म होती है और गवर्नमेंट की टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या खुफिया इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, वो आपको यहाँ पर डीप वेब पर मिलती है। डीप वेब लीगल भी है और इलीगल भी है। अब मैं आपको बताता हूँ डार्क वेब और डीप वेब पर। डीप वेब पर गवर्नमेंट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि नेवी, एयरफोर्स, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको लीगल डीप वेब पर मिलेगी, लेकिन इन वेबसाइट को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, इनका कोई एड्रेस नहीं था। गूगल सिर्फ वही वेबसाइट आपको शो करता है जो गूगल के सर्च इंजन में होती हैं। जो वेबसाइट गूगल को नहीं मालूम वो आपको शो आउट नहीं कर सकता। ऐसे हमारे पास डार्क वेब। डार्क वेब क्या हमारा कंप्लीटली इलीगल होता है, इस पर सभी डार्क्स, माफिया, हिटमैन, सोशल कंटेंट्स, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी फॉर्म होती है। एज वेल एज इसी वेबसाइट्स के ऊपर गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या खुफिया इन्फॉर्मेशन भी रहती है। इसके अलावा जो हैकर्स होता है, ब्लैक हैट हैकर्स भी होंगे, हमें इन्हीं साइट्स पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैरियाना वेबसाइट। मैरियाना वेब क्या होता है? ये हमारे मैरियाना क्या तो समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जो काफ़ी गहरा है, तो उसी के नाम पर रखा गया मैरियाना वेब। ये भी डार्क वेब की तरह होता है, ये भी कम्प्लीटली इलीगल वर्ड्स या इस पर आप बहुत सकते ब्लैक हैट हैकर्स आपको मिल जाते हैं। जो गवर्नमेंट की टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होते हैं जो दुनिया के सामने नहीं रखी जाती, वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन हमें डार्क वेब या मैरियाना वेब पर मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास टूर ब्राउजर। व्हाट इज द टूर ब्राउजर? क्या होता है?
टूर जो ब्राउज़र वो यूएस नेवी के लिए बनाया गया था। टूर ब्राउज़र पे जो इंटरनेट सर्फिंग की जाती है वो क्या होता है, इंटरनेट पर हाइड रख कर की जाती है। इंटरनेट पे कोई आपको ट्रैक नहीं कर पाता कि आप इंटरनेट पे क्या सर्फ कर रहे हो। बट जब आप गूगल में सर्फ करते हो तो आपको ट्रैक किया जाता है। गूगल के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हो, ठीक है, आप इंटरनेट पे कितना टाइम स्पेंड करते हो, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बट जब आप टूर ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को सर्फ करते हो तो आप वहाँ पर हाइड यानी कि एनोनिमस हो जाते हो, आपको कोई पकड़ नहीं पाता। वैसे तो यूएसए के लिए बनाया गया था बट आजकल सभी पब्लिक में ये यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द SCADA 3301। अब SCADA 3301 क्या है, इंटरनेट पजल एक्सपोर्ट एंड एक्सप्लेन बाय CI। CI क्या है, ये एक इंटरनेट पर इनका एक वेबसाइट है SCADA3301.org। ये क्या करता है, CI इस पर अपनी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यानी कि बोल सकते हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रखती है जो CI सॉल्व नहीं कर पाती, और ये चाहते हैं जो भी इंटेलिजेंट पर्सन या स्टूडेंट हो वो इस वेबसाइट को विजिट करके उन पजल्स को सॉल्व करे और CI उनको उसके लिए चार्ज पे करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरनेट ब्लैक होल डेटा पैकेट ड्रॉपिंग द एक्सप्लेन। अब ब्लैक होल क्या होता है, जो इंटरनेट एक्सपर्ट हैं वो भी इस चीज़ का पता नहीं कर पाया, जैसे कि नेटवर्क पे जब भी डेटा एक लोकेशन दूसरे लोकेशन पर ट्रांसमिट होता है तो उसमें से कुछ डेटा हाइड हो जाता है जिसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, तो इसी चीज़ को नाम दिया गया है ब्लैक होल। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द पॉइजन टैप। पॉइजन टैप क्या होता है, पॉइजन टैप एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको किसी भी कंप्यूटर पे इंसर्ट करते हैं, उस कंप्यूटर के जो पासवर्ड्स हैं वो सेव हो जाते हैं उस डिवाइस में, एज वेल एज जो क्या होता है क्रोम फायरफॉक्स में जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेव रख सकते हैं, आपके आईडी पासवर्ड सेव रहते हैं वो भी सारे के सारे उस डिवाइस में सेव हो जाती है, उसे हम पॉइजन टैप कहते हैं। जो इंटरनेट सिक्योरिटी एटलिस्ट, और जो हमारे एंटीवायरस कंपनीज हैं वो भी इस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को स्टॉप किया जा सके। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेबसाइट डिफेसमेंट। अब वेबसाइट डिफेसमेंट अटैक वो अटैक होता है जिसमें हम ओनली ओनर्स को ये शो करना चाहते हैं कि हमने आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया है, और उसको शो करने के लिए जैसे हम अपना नाम वहाँ पर छोड़ देते हैं, मैसेज छोड़ देते हैं या उस वेबसाइट का फर्स्ट पेज चेंज कर देते हैं, उसे हम डिफेसमेंट अटैक है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, बट उसके लिए आपको कुछ टाइम वेट करना होगा क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हमें होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होती क्या हैं। तो अब हम देखते हैं कि डार्क वेब और मेरियाना वेबसाइट पर क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूँ बट आप देख ले तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा व्हाट इज़ द डार्क वेब या मेरियाना वेबसाइट और वहाँ पर क्या इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। मैंने बताया इलीगल एक्टिविटी तो परफॉर्म होती ही है बट उसके साथ कुछ टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर रहती हैं, बट मैं आपको अभी ओनली शो करना चाहूँगा कि वहाँ पर इलीगल वर्क्स क्या होते हैं। ओके, लेट्स द वॉच। In recent years, the internet has revolutionized the way in which we communicate with each other. There are, however, certain secluded areas of the World Wide Web that range from bizarre to frightening and even illegal. Here are 7 of the deep web's darkest secrets. Number 7. Snuff and necrophilia. Along with torture, rape, and murder videos, the deep web is allegedly filled with snuff and necrophilia imagery. Internet users that have visited the undergrounds of the internet as we know it say that one of the most disturbing content they have stumbled upon consists of gore videos with masked people having sex with dead bodies. A lot of internet users are advising everyone else not to go on the deep web, especially because of these gruesome images that they have seen by accident and that continue to haunt their dreams even years after they had stumbled upon them. Number 6. Drugs. The deep web made it easier for dealers to sell drugs over the internet, especially because the trades are harder to trace by the authorities. Anyone can buy drugs like cocaine, marijuana, MDMA, ecstasy, speed, heroin, LSD, or even crystal meth on the deep web. However, in the past years, law enforcement agencies have been working on finding ways to stop online drug selling, and multiple dealers have been caught. In November 2015, a German teenager was jailed for selling 4 million euros worth of tablets, hashes, and LSD from his mother's flat in Leipzig. Dubbed by German newspapers as the bedroom dealer, he had been selling drugs online for 2 years when he was finally caught by a neighbor who illegally went through one of his packages. In February 2011, Ross William Ulbricht launched a
a website, also known as an online black market for drugs, which he named Silk Road. It was operated as the Onion Router Tor hidden service as part of the deep web, making online users able to browse it anonymously. At first, only a limited number of seller accounts were available, which had to be bought in an auction. Later, the seller account could be purchased in exchange for a fixed fee. However, in October 2013, the creator of Silk Road was tracked down by the Federal Bureau of Investigation, FBI, and arrested under charges of being the site's founder under the pseudonym of Dread Pirate Roberts. The website was shut down, but on the 6th of November 2013, the online black market came back under the name of Silk Road 2.0. It was allegedly run by former operators of the initial Silk Road. However, it too was shut down a year later. Silk Road seems to be persistent, as after a quick Google search, you can still find out ways to access a third attempt at keeping the black market online. Silk Road 3.0. Number 5. Hitmen. One of the most persistent legends of the deep web is the existence of hitmen for hire services. Internet users are serious about this matter, and someone even created a website that wants to expose Hire a Hitman platforms. People who want other people dead allegedly have to download a Tor browser in order to access such sites. However, as some of them are just jokes, others, like Crime Bay by the Chechen mob, are real and charge between $5,000 and $200,000 for murder, depending on the target and the difficulty of the job. www.hireahitman.com reports the alleged hitman promised their customers that the person they want assassinated will pass away, leaving their relatives or friends no clues about how, why, or who killed them. One of the most popular hitman services on the deep web, Bessa Mafia, allegedly turned out to be a very elaborate Bitcoin scam. Investigative blogger and cybersecurity expert in London, Chris Monteiro, along with his partner, reportedly exposed the hitman marketplace on his blog on May 16, 2016. After an interview with the website administrator, Monteiro revealed that Bessa Mafia, although it claims to be a branch of the Albanian Mafia, is only a scam meant to steal users' money and possibly even get them arrested. Furthermore, the website was later hacked and leaked hit orders, user personal messages and user accounts, along with the folder named Victims, showing that none of the orders had been completed. The Bessa Mafia administrator denied that the data was real. While internet users think ordering a murder on the deep web is as easy as ordering a pizza, there are no records in the media of such online hitmen being caught. Number 4. Animal abuse. Browsing on the deep web is not like searching for keywords on Google. As internet users report on forums, in order to find what you are looking for, you have to sometimes click questionable links that could lead you to disturbing pages. One of these pages is the so-called The Cruel Onion Wiki, where deep web users usually post images and videos where they torture, rape, or kill animals for fun. There are many animal abuse websites on the deep web, and the imagery is reportedly truly sickening. However, the FBI does not seem to have started an investigation regarding animal cruelty sites, as no cases of arrested abusers caught on the deep web have surfaced in the media recently. Even so, the anonymous hacker group has started a campaign called Operation Null Denmark in April 2015 in order to raise awareness of the gruesome animal abusing platforms. The original goal of the operation was reportedly to pressure the nation of Denmark to change the law on bestiality, but it spread as more hackers from the United States of America, the United Kingdom, and the Netherlands joined in, and the name changed to OpBeast. Number 3. Cannibalism. Cannibals have built a community on the deep web. There are cannibal forums where users ask for advice regarding eating human flesh and even advertise themselves as being available for eating. Some members allegedly chat to each other and arrange meetups in order to get to know each other and maybe even feast on each other. You may also find recipe books such as How to Cook a Woman. Some people say you can even buy human meat anonymously using bitcoins on the cannibal side of the deep web. However, internet users say that cannibal networks are not easy to find on the deep web, as you would require an invitation in order to access such a forum. In 2002,
German authorities reportedly shut down a website named The Cannibal Cafe after arresting Armin Meiwes, known as the Rotenburg Cannibal, for killing a voluntary victim and eating a large amount of his flesh. Meiwes allegedly found his victim by posting an advertisement on The Cannibal Cafe, stating that he was looking for a well-built 18 to 30-year-old to be slaughtered and then consumed. His victim, Bernd Jürgen Armando Brandis, answered the advertisement in March 2001. They proceeded to meet up, and Brandis's only wish was that they both ate his penis together before he died. The two men filmed themselves during the cannibalism act. The gruesome images showed Meiwes amputating the victim's penis and then frying it in a pan with Brandis's body fat, salt, pepper, wine, and garlic, after Brandis stated that it was too chewy to be eaten raw. After they finished cooking the penis, they decided it was too burned and fed it to the victim's dog. Afterward, Meiwes read a Star Trek book while his victim lay bleeding in the bath. 3 hours later, after feeding him painkillers, 20 sleeping pills, and large quantities of alcohol, Meiwes stabbed Brandis in the throat, hung the body on a meat hook, and tore off chunks of flesh. He ate the body over the next 10 months, after storing the victim's body parts in the freezer. The sickening 2-hour-long video has not been made public, but has been viewed by the court officials who handled the case. Prosecutors reported he committed the act solely for sexual pleasure. Number 2. Live torture streams. Live torture streams, or red rooms, are sites that can only be found on the deep web through hidden gateways that change constantly so that they cannot be tracked down. Visitors allegedly watch as tied-up victims, usually women, are being abused, raped, tortured, or even killed by a hooded executioner. The viewers that log into a red room receive a link where they can pay using bitcoins. After the payment has been done, they can demand a certain kind of torture by writing their requests in the chat room, and the victim's fate is decided by the viewers. One of the most horrific red room videos that shook the internet world is Daisy's destruction. It surfaced as an urban legend, but later was proven to have actually happened. The grotesque video featured multiple adults torturing and raping a baby girl. Users on pedophile sites have allegedly paid up to $10,000 to see the gruesome images. The video's creator, 53-year-old Australian Peter Scully, was arrested on February 20th, 2015, in a rented house in Malibale City, Philippines. Investigators had reportedly discovered the remains of a teenage girl buried under an apartment he had rented. On September 26, 2016, the Metro reported Peter Scully was facing prosecution on multiple charges of child abuse and murder, and the authorities were also considering reintroducing the death penalty to execute him due to the gravity of his crimes. Number 1. Child pornography. One of the most disturbing things one can find on the deep web is underage porn. Internet users that want to watch child pornography without being caught by the FBI use Tor to access the deep web anonymously. Sometimes, visitors might accidentally stumble upon such imagery while randomly clicking links or browsing other websites. There are reports of people accessing the deep web and ending up on sites explaining to users how to hide the child pornography files in their computers so that they cannot be found even during police searches. However, Tor doesn't give full protection to its users, as it can as well be hacked. In October 2015, the FBI managed to break into the unconventional browser and shut down a famous child pornography site from the deep web, Playpen. The platform had over 215,000 members, as the FBI later discovered, and several pedophiles were caught and arrested following the hacking. The posts on Playpen included extreme child abuse images, but also advice on how the sex abusers could keep their identities hidden online. By April 2016, the FBI investigation resulted in 135 arrests in 18 different states. Many of the Playpen members were reportedly white-collar professionals, including a preschool teacher, a former bank executive, a federal drug enforcement agent, a pediatrician, a math teacher, a professor, and a public school administrator. Due to its high value and... तो सर ये था हमारा आपके सामने क्या होता है डार्क वेब और मेरिना वेबसाइट पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसके अंदर एक बात हुई थी बिटकॉइन। अब बिटकॉइंस क्या होते हैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बिटकॉइन एक वर्चुअलाइजेशन मनी होती है। जो हैकर्स होते हैं जब किसी के बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उन पैसों से बिटकॉइन को बाय कर लेते हैं। तो जब बिटकॉइन बाय हो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कोई गैदर नहीं कर सकता कि बिटकॉइंस कहाँ से कहाँ पे बाय किए और कहाँ पर चले गए। तो जो डार्क वेब होता है वहाँ पर जो इन वीडियोस को देखे जाते हैं या
जो लोग बैटिंग करते हैं तो वो बिटकॉइन के थ्रू होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अब जो हैकर होता है। अब आपको एक बनना हैकर। हैकर बनने के लिए आपको 5 स्टेप को फॉलो करना होता है। फर्स्ट होता है आपके पास रिकग्नाइजेंस। रिकग्नाइजेंस का मतलब होता है कि जब भी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करना, जो भी आपका टारगेट यानी विक्टिम है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। सेकंड था स्कैनिंग एंड एमुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, सेकंड स्टेप में आप उस टारगेट के लूप होल्स या उस कमियों के बारे में ढूंढते हो, उनको पता करते हो। थर्ड होता है हमारे पास गेनिंग एक्सेस। अब आप वहाँ पे रिकग्नाइजेंस भी कर सकते हो, स्कैनिंग एमुलेशन करके इन्फॉर्मेशन तो ले लिया, बट इस इंफॉर्मेशन से आप उस सिस्टम पे कैसे अटैक करोगे और सिस्टम का एक्सेस कैसे लोगे, तो ये हमारा थर्ड स्टेप में होता है, यानी कि टारगेट सिस्टम को हैक करना। फोर्थ स्टेप होता है हमारा मेंटेनिंग एक्सेस। अब टारगेट सिस्टम क्या होता है, अपने लैपटॉप या एंड्रॉइड को रीस्टार्ट शट डाउन कर सकता है, तो जिससे आपका कनेक्शन टर्मिनेट यानी कि टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए हमारे पास फोर्थ लेवल होता है मेंटेनिंग एक्सेस। फिफ्थ में हमारा क्या होता है, कवरिंग द ट्रैक। जो आपके एविडेंस वहाँ पर बने उनको वहाँ से क्लियर कर देना। तो इन्हीं 5 स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा हैकर कंप्यूटर स्कूल है एक यूनिवर्सिटी को स्टैंड करना चाहता है, जहाँ पर कम्प्लीटली कोई भी बीटेक या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो वो कम्प्लीटली फ्री ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाए। ओके, तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर दिस एम।